कैसा हो अगर मैं आपसे कहूँ कि टेक्नोलॉजी की मदद से विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन दुनिया देख सकते हैं, पैरालिटिक पेशेंट लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं और आप सिर्फ सोच के अपने किसी भी मोबाइल या लैपटॉप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। सुनने में जादुई लगता है, पर हाँ, ये हो सकता है। लेकिन फिर मन में सवाल आता है कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम सिर्फ सोच के किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो समझते हैं इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहित। आप देख रहे हैं टेकिफाई हेल्थ, वेयर टेक मीट्स हेल्थ। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले करेंगे हम अच्छी बात, फिर करेंगे हम थोड़ी टेंशन वाली बात, फिर करेंगे हम सोचने वाली बात। तो सबसे पहले बढ़ते हैं पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, मतलब करते हैं अच्छी बात। मैं यहाँ जिस कंपनी या टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ उसका नाम आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ न्यूरालिंक की। न्यूरालिंक करती क्या है? न्यूरालिंक ऐसी कंपनी है जो न्यूरो टेक्नोलॉजी संबंधित ब्रेन में लगाए जाने वाले कंप्यूटर इंटरफेस के इम्प्लांट बनाती है। ये इम्प्लांट चिप्स ब्रेन के अंदर इसके इलेक्ट्रोड्स के साथ और चिप के साथ ब्रेन में लगाए जाते हैं। ये ब्रेन के न्यूरॉन्स की इम्पल्स एक्टिविटी को कंटिन्यू मॉनिटर करते रहते हैं और ट्रिगर भी कर सकते हैं। जो न्यूरालिंक ने ये चिप जनरेट की है, इसे ब्रेन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। हर चिप में 64 वायर्स होते हैं, ईच वायर में 16 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इसका मतलब टोटल एक चिप में 1024 इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं। इन 1024 इलेक्ट्रोड्स को ब्रेन के अलग अलग हिस्से में या फिर एक बड़े हिस्से में इम्प्लांट किया जाता है, जिसको 2 mm डीप इम्प्लांट किया जाता है। अब अगर हम इसको समझें तो ये इलेक्ट्रोड्स कंटिन्यू ब्रेन एक्टिविटी को या फिर न्यूरल एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहते हैं। पर ये ऐसा कैसे कर पाते? बेसिकली ये चिप न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग करती है। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं या कोई मूवमेंट करते हैं या ब्रेन कोई कमांड देता है, तो हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और केमिकल चेंजेस भी होते हैं। तो इन चेंजेस को ये चिप कंटिन्यू मॉनिटर करती है और सेंस करती है इसके नंबर्स ऑफ सेंसर्स की वजह से। अगर इसको बहुत ही आसान से भाषा में समझें तो हम बॉडी को एक कंपनी मान लेते हैं, ब्रेन को उसका हेडक्वार्टर मान लेते हैं, और जो ब्रेन के अलग अलग हिस्से बॉडी के अलग अलग हिस्से को कंट्रोल करते हैं उन्हें हम डिपार्टमेंट मान लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे या तो मसल डिपार्टमेंट या मेमोरी डिपार्टमेंट या फिर विजुअल डिपार्टमेंट। अगर विजुअल डिपार्टमेंट की बात करें तो ये जो सेंसर्स या फिर ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये कंटिन्यूस डिपार्टमेंट में कैमरे और स्पीकर की तरह काम करके कंटिन्यूस को सेंस करते रहते हैं और ये प्रेडिक्शन लगाते हैं कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है। मान लीजिए कि कोई डिपार्टमेंट में कुछ खराबी आ जाती है कि अंदर सिग्नल तो जनरेट हो रहे हैं लेकिन वो बॉडी तक नहीं जा रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रोड्स या फिर सेंसर जो चिप के द्वारा लगाए गए हैं, ये पैसिवली या फिर बैटरी की मदद से इस कमांड को कंप्यूटर तक भेजती है और ये कंप्यूटर उस कमांड को बॉडी पर फॉलो करवाता है या फिर जो भी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उस पर उसको फॉलो करवाता है। अगर हम बात करें कि विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति कैसे देख सकते हैं, ये उस तरीके से काम करता है कि जो चिप है वो ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स से कनेक्ट होती है और उस चिप को फिर कैमरा डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है। जो भी चीज़ें कैमरा देखेगा वो सिग्नल वो चिप तक भेजेगा और चिप उसे विजुअल कॉर्टेक्स तक भेजेगा, जो उसे इमेज के फॉर्म में प्रोसेस करके हमें ये महसूस कराएगा कि हाँ, अब कोई पिक्चर हमारे सामने है। बेसिकली न्यूरोलिंक के इलेक्ट्रोड्स और सेंसर कंटिन्यू न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को मॉनिटर करते रहते हैं और ये इन सिग्नल्स की इंफॉर्मेशन को मेन चिप तक भेजते हैं। ये डाटा दूसरे डिवाइसेस या फिर मास्टर डिवाइस के पास जाता है और ये मास्टर डिवाइस इन चीज़ों को वापस डिकोड करके उसे कमांड में कन्वर्ट करता है। अगर सेम हम इसको रिवर्स करते तो मास्टर डिवाइस से जो भी कमांड आई है, ये चिप उसे हमारी ब्रेन की न्यूरल एक्टिविटी में कन्वर्ट करके हमें कमांड देने में मदद कर सकती है, जैसा कि विजुअल इम्पेयर के लिए हमने जाना उस तरीके से। न्यूरालिंक चिप के ये जो इलेक्ट्रोड्स या फिर जो सेंसर्स हैं, ये बाल के मुकाबले 20 गुना छोटे होते हैं। इतने छोटे होने की मदद से ये ब्रेन को ज़्यादा डैमेज भी नहीं करते हैं और ये
काफ़ी अच्छे तरीके से इसको अल्ट्रा प्रिसाइज बॉट की मदद से ब्रेन के अंदर इम्प्लांट किया जा सकता है। सो जैसा कि हमने न्यूरोलिंक के बारे में जाना कि ये जो चिप है ये एक तरीके से कंप्यूटर इंटरफेस ही है जिसे ब्रेन के अंदर इम्प्लांट किया जा रहा है। सो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि आजकल के कंप्यूटर्स कितने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, और इतने एडवांस चिप को अगर ब्रेन के साथ इंटीग्रेट किया जाए तो हमारा ब्रेन किस तरीके से इम्प्रूव हो सकता है, जैसे कि हमारी मेमोरी का इम्प्रूव होना, हमारी सेंसेस का इम्प्रूव होना, हम कंटिन्यू कम्युनिकेशन में रह सकते हैं और कंटिन्यू इंटरनेट से कनेक्टेड रह सकते हैं। ये इस चिप की खासियत है। इससे किसी भी सेंसरी या फिर किसी भी ब्रेन एरिया को रिस्टोर किया जा सकता है। इस चिप की मदद से अल्जाइमर, पार्किंसन, पैरालिटिक पेशेंट, जितने भी ब्रेन इलनेस वाले या मेंटल इलनेस वाले जो पेशेंट होते हैं उनके ब्रेन फंक्शनैलिटी को रिस्टोर किया जा सकता है। ये काफ़ी अच्छी बात है इस चिप की, और हम कंटिन्यू इससे कनेक्ट रह सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है लैपटॉप की या फिर किसी मोबाइल डिवाइस की, क्योंकि आप कंटिन्यू चिप की मदद से टेक्नोलॉजी से जुड़े रह सकते हैं। न्यूरोलिंक पहली ऐसी कंपनी नहीं है जो इस फील्ड में काम कर रही है, और भी कंपनीज़ हैं, लेकिन न्यूरोलिंक इसलिए आगे है क्योंकि ये जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ये ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट करते हैं। बाकी जो दूसरी कंपनीज़ हैं वो काफ़ी या तो बड़े इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करती हैं या फिर वो वेन्स में शंट इलेक्ट्रोड का यूज़ करती हैं। न्यूरोलिंक इस रेस में काफ़ी आगे है। अब बात करते हैं टेंशन वाली बात की। जैसा कि एलन मस्क जी कहते हैं कि हम उसे जितना हो सके उतना अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक ब्रेन में इम्प्लांट किए जाने वाली चिप कितनी सस्ती हो सकती है, उसकी प्राइसिंग कितनी ही कम हो सकती है? प्राइसिंग इसके लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है। दूसरी है एक्सेसिबिलिटी, कि हर कोई दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन, और ख़ासकर इंडिया की तो कुछ ज़्यादा ही है। कैसे ये चिप हर किसी व्यक्ति तक पहुंच पाएगी? दूसरी चीज़ आती है, क्या हो मानने को तो ये आजकल मोबाइल हैक हो जाते हैं, लोगों के बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं, कंप्यूटर हैक हो जाते हैं, ये भी एक कंप्यूटर इंटरफेस है। अगर ये हैक हो जाए तो मान लीजिए आपकी चिप में कोई बग आ जाए, या फिर आपकी जो चिप हो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो टेंशन वाली बात। अब करते हैं थोड़ी सोचने वाली बात, जिसकी वजह से आपको इस चिप को लेके थोड़ा सोचना पड़ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो मोबाइल हो, लैपटॉप है, छोटी सी स्मार्ट वॉच, उसके अंदर सॉफ्टवेयर अपग्रेड तो आता है, और जब भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड आता है तो वो अपने साथ कुछ नए फीचर लाता है और कुछ बग भी लाता है। क्योंकि ये भी एक कंप्यूटर इंटरफेस है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी चिप में जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड आए वो कुछ बग लेके आए, या फिर आपको किसी एक्स्ट्रा फीचर के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़े, या फिर हो सकता है कि आप पुरानी जनरेशन की चिप इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उसके फीचर्स को कम कर दिया जाए। तो सोचने वाली बात। एक और सोचने वाली बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं कि आजकल कंपनीज कितना डाटा को लेके मारामारी चल रही है। हर कंपनी ट्रैक करना चाहती है और हर कंपनी चाहती है कि उनके पास ज़्यादा डाटा हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये चिप में भी डाटा ट्रैकिंग वाला हो, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी हो, लोगों की अपनी प्राइवेसी पॉलिसी होती है। कंटिन्यू आप किसी कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो प्राइवेसी तो उसके अंदर जाना नॉर्मल बात है। एक और बात सोचने वाली ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि ये इंटरनेट से कंटिन्यू कनेक्टेड है और एड्स से तो सब परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान हैं। आप सुबह उठें, आपका टूथपेस्ट ख़त्म हो जाए और जैसे ही ये बात सामने कंपनीज को पता लगे और आपके सामने ऐड आ जाए कि टूथपेस्ट ले लो, या फिर आपको भूख लगी हो, घर में खाना ख़त्म आ जाए और स्विगी जोमेटो से ऐड आ जाए कि खाना आप ऑर्डर कर लीजिए। तो इस तरीके के ऐड कंटिन्यू आते रहेंगे, आप सोते रहे और आपके सामने ऐड आ जाए। तो ये सारी चीज़ें बनती है इसके अंदर सोचने वाली बात कि आखिर क्या होता है। फ़िलहाल ये ह्यूमन ट्रायल अभी इनका शुरू हुआ है, आगे चीज़ें पता चलेंगी कैसी रहती है। मैं आपको कंटिन्यू अपडेट करता रहूँगा, बने रहिएगा इस चैनल पे। इन सब चीज़ों को लेके कोई एविडेंस तो मौजूद नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सारी चीज़ें देख रहे हैं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसी चीज़ें हमें अभी तक पता चलते आई हैं ये वैसी और टेक्नोलॉजी हमें उतनी सहायता देने में काफ़ी मदद करे। तो अब हम जैसा कि समझ ही गए हैं कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है और क्या चेंजेस ये लेके आ सकती है, इसकी क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो सारी चीज़ें हमने समझी हैं। अब देखना ये है कि ये
किस जनरेशन में और जाती है और क्या फ़ीचर्स नए अपडेट होते हैं। आप भी इसी तरीके के फ़ीचर्स और न्यूज़ के लिए जुड़े रहिएगा हमसे। विदा लेता हूँ आपसे। जैसा कि हमने इस जादुई टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, वैसे ही हमने एक और वीडियो बनाई है मैजिक बॉक्स के ऊपर। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो हमारे थंबनेल पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। विदा लेता हूँ आपसे। हैप्पी हेल्थ।